हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पन। मैं पिछले 10 साल से कॉम्पिटिशन एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि जो पेपर आता है वो कैसे कैसा आता है, इसमें किस किस टॉपिक से कितना आता है और हमें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पेपर आता है बोर्ड में 12th में, वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से 70 नंबर आपके थ्योरी के होते हैं और 30 नंबर जो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स के होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला ये हमारा जो ये यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर होता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आता है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। मोटा मोटा ये तो चैप्टर जो हमारा होता है ये होता है लगभग 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का हमारा इससे अवेल होता है। ये दोनों चैप्टर जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और इलेक्ट्रिक जो चार्ज से, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे से हमारा आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे एमसीक्यू भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो जो पहले के जो दो दो चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें से हमारा आता है 10 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, बट इसमें से डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन हो गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, और न्यूमेरिकल्स इसमें अच्छे खासे आते हैं। इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 6 नंबर है। तो कुल मिला के ये दोनों मिला के कितना नंबर स्कोर कर लेते हैं? 16। तो करंट इलेक्ट्रिक से 6 मार्क्स का आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे मेटल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये जो पहला चैप्टर है हमारा, ये लगभग आता है 8 से 9 नंबर का। ठीक है, इसका वेटेज जो रहता है 8 से 9 नंबर रहता है। किसी किसी जगह 8 नंबर का आता है, कभी कभार 9 नंबर का आता है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आता है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में और मैग्नेटिज्म मैटर के बारे में। ठीक है, अच्छा, इसमें डेरिवेशंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी है। इसमें एक टॉपिक था अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो अब नहीं है आपकी सीबीएसई में, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट एग्जाम में आता है। तो अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला यूनिट जो है हमारी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, साथ साथ एसी करंट, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आरएमएस करंट का कॉन्सेप्ट आता है, और ठीक उसके बारे में पूछता है, डेरिवेशन पूछता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, उसके बारे में पूछता है। इसका जो वेटेज होता है लगभग मोटा मोटा होता है 8 से 7 नंबर का। कभी कभार 8 नंबर का आता है, कई बार 7 नंबर का आता है। वेटेज कई बार बढ़ भी सकता है, ऐसे नहीं, कई बार 9 नंबर का भी आ जाता है। तो वेटेज हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 8 कभी 7 और इसमें 8 9 9। ठीक है, तो मोटा मोटा इनका जो मिला के आता है वो 17 मार्क्स का इन दो चैप्टर से आ जाता है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स का पोर्शन ज्यादा रहता है, थ्योरी कम कम रहती है। ये सही चैप्टर यूनिट 4 से थ्योरी कम ही रहती है, न्यूमेरिकल्स के वेटेज थोड़े से क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ईवी वेव्स बोलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, और उसमें से बेसिकली जो हमारे आते हैं थ्योरी रहती है, और जो वेव्स है हमारा उनके बारे में ये पूछता है। ये बहुत छोटा है, ये सिर्फ 4 नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, और आप चाहें तो 4 से 5 नंबर, मतलब मोटा मोटा ये आता है आपका, मान के चलो 4 से 5 नंबर का। ठीक है, 4 से 5 नंबर का ये आता है, और कई बार हो सकता है 6 नंबर तक पहुंच जाए। ठीक है, तभी मैं इसको आपका वेरी कर रखा है, 4 से 5 या 6 नंबर के बीच में ये रहता है। ठीक है, और बच्चे लोग क्या क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं लास्ट में, क्योंकि ये इतना वेटेज नहीं होता है। इससे अगर आप चाहें तो उसको लास्ट में कर लें कवर, क्या कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं होता है। तो जब जैसे आपका एग्जाम तो होता है, तो बच्चे के पास को जनवरी में फरवरी में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल दोनों ऑप्टिक्स मिला के, रे ऑप्टिक्स हो गई, वेव ऑप्टिक्स हो गई, 7 नंबर की रे ऑप्टिक्स हो गई, 7 नंबर की वेव ऑप्टिक्स हो गई, मिला के कितना हो गया 14। तो यार ऑप्टिक्स का तो वेटेज अच्छा खासा है, और जो ऑप्टिक्स है अच्छी खासी एग्जाम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। पर इनका जो वेटेज होता है 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो प्रिज्म वाले से होते हैं, या सिंपल सिंपल टॉपिक से हो गए।
या फिर हमारा जो TIR का इफेक्ट है, या फिर मतलब जो क्रिटिकल एंगुलर कॉन्सेप्ट है, वहां से 1 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं या सिर्फ बड़े ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो वेटेज है वो 14 मार्क्स का है। अब आते हैं ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल नेचर जो है बेसिकली 6 मार्क्स का पेपर आपका बनता है इससे, ठीक है। ड्यूअल मार्क्स का जो आता है 6 नंबर का आता है। इसमें से थ्योरी भी आती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, देखो अगर हम देखें क्वेश्चंस को हम 3 तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से देखता हूँ। एक होता है सीधे थ्योरी आ जाना, मतलब आपको जो टॉपिक दिया होगा डायरेक्टली उसके बारे में पूछ देगा कि ये टॉपिक को एक्सप्लेन करो, उसके बारे में बताओ। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब आपने जो पढ़ा है उस पे बेस कुछ एक आपको एक कॉन्सेप्ट दे देगा और आपको दिमाग लगा के देखना है कि इसके अंदर क्या होगा। तीसरी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जो ये चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर वाला, इसमें से थ्योरीज के बारे में मतलब रहता है, थ्योरी भी आती है, थ्योरी के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल हल्का फुल्का रहता है, या और थोड़ा बहुत हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो बेसिकली जो इन इन चैप्टर्स में क्या है, आपको थ्योरीज में अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे एटम्स और न्यूक्लियाई। ये दोनों जो एटम्स और न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों में से थ्योरेटिकल ज्यादा आता है, कॉन्सेप्चुअल कम रहता है, थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है, और न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज्यादा रहता है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर अगर आपने क्लास 11th की जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसी से इनका पूरा लिंक है। अगर आपने क्लास 11 की जो केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर था एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके ये दोनों यूनिट आराम से कवर हो जाएंगे। इनका वेटेज लगभग कितना होता है? 6 मार्क्स का। तो ये दोनों मिला के कवर करते हैं 12 मार्क्स का। फिर होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में आता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर फॉर्म, अनप्योर फॉर्म, इंट्रिंसिक क्या होता है, पी टाइप, एन टाइप, इसमें डायोड के बारे में आता है, डायोड के सर्किट्स आते हैं। तो वो सारा पोर्शन है, अच्छा है। इसमें थ्योरी सिंपल, इसमें थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी आएगी तो इनके सेमीकंडक्टर की थ्योरी आएगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे बेटा वो सिर्फ आएंगे डायोड से और कहीं से नहीं, किससे आएंगे? डायोड से। और जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेसिकली किससे आते हैं? डायोड से आएंगे। तो आपको जो कवर करना है लास्ट चैप्टर में वो डायोड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका जो वेटेज है लगभग 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो मोटा मोटा जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो पहला चैप्टर था हमारा, जो पहला चैप्टर था वो जो पहली यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, और जो ऊपर वाली यूनिट थी हमारी, वो हमने देखा कि जो पहली यूनिट है वो हमारी 10 मार्क्स की बन रही है, और सेकंड यूनिट बन रही है हमारी 6 मार्क्स की, और दोनों मिलाके का वेटेज हो गया 16 नंबर। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके अंदर मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में और मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में। ये लगभग 8 से 9 मार्क्स की आती है, अच्छा खासा वेटेज है इसका, ठीक है। और यूनिट 4 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी 8 से 7 नंबर की आती है, अच्छी खासी है, ये भी आती है, और इनका कंबाइंड वेटेज आता है 17 मार्क्स का। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये बहुत छोटी है और थ्योरी आती है इसमें, और कुछ नहीं आता इसमें, ना कॉन्सेप्चुअल ना कुछ, से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और लगभग 4 5 6 नंबर की, मोस्टली मान के चलिए 5 नंबर की आती है एवरेज, ठीक है। ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स की आती है, और दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट, इसमें डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स में भी और वेव ऑप्टिक्स में भी। वो क्या क्या मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट 14 मार्क्स की है। ड्यूअल नेचर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थियोटिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं, न्यूमेरिकल भी है बट कम ही आते हैं, थियोटिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। एटम न्यूक्लियाई 11th की केमिस्ट्री पे बेस है पूरा है, इसमें न्यूमेरिकल्स हो गए, वो सिर्फ आपसे हाइड्रोजन के बारे में ही थोड़ा पूछता है। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फिजन के बारे में आपसे पूछेगा, इसका वेटेज 6 मार्क्स का। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस का वेटेज 7 मार्क्स का। कुल मिला के ये मेरे लगभग इतने के हो गए, 70 मार्क्स के कंप्लीट हो गए। चलिए अब इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा, इन यूनिट्स के बारे में हम अंदर से पढ़ते हैं। जैसे हमारा जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कुलाम्स लॉ हो गया, ये हो गया। ये कुलाम्स लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे बेसिकली थ्योरी आती है, इससे मोटा मोटा जो रहता है वो थ्योरेटिकली ज्यादा रहता है हमारा, ठीक है। और इसके बारे में थ्योरेटिकली इससे पूछता है न्यूमेरिकल्स के बारे में, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या होंगे कि आपको दो चार्ज के बीच की दूरी दी रहेगी, कि बोलेगा चार्ज इतना है, अभी चलो हम चार्ज डबल डबल कर दिया तो नया फोर्स कितना होगा, इतना कर दिया तो क्या होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बनते हैं न्यूमेरिकल बेसिस में वो यहाँ से बन जाते हैं।
इस पूरे पोर्शन से सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स ही आएंगे और कुछ नहीं आता, और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल्स। तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करना है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल अगर आप कर लें तो ठीक है, बाकी और कर लें तो और अच्छा, लेकिन आप न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अच्छे से करके जाएं तो कवर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जो नीचे चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम यहाँ पे आते हैं, बेसिकली इस पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके डेरिवेशंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, ये सब डेरिवेशंस हैं। इन डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। डेरिवेशंस हो गए और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो गए। न्यूमेरिकल्स जो आएंगे एक नंबर के आएंगे, और डेरिवेशन जो आएंगे बड़े बड़े आएंगे, तो आपको डेरिवेशंस पर ध्यान रखना है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी लगती है, डेरिवेशन बहुत आते हैं, और हर एग्जाम में एक नए डेरिवेशन का आता ही आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, थ्योरी आ सकती है एक नंबर की। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसमें से, इसका एक्सप्रेशन आपसे आपसे पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। और न्यूमेरिकल्स तो गॉस थ्योरम से एसेस नहीं आते हैं, बट इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है 6 फेज से कितना निकलेगा। एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। अच्छा, ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गॉस थ्योरम की जो ये डेरिवेशंस है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये स्फेरिकल शेल वाला, जिसमें हम निकालना होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस पे कितना है, सरफेस मैक्सिमम होता है, बाहर कितना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर यही आता है, तो हमें इसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें भी डेरिवेशन से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द पॉइंट, ये डेरिवेशन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। हमें कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे डायरेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा डायरेक्शन कहाँ पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यार पहले से शुरुआत से ही आपको जो भी आप नोट बना रहे हैं वहां डेरिवेशन आपको अच्छे से लिखने हैं, और आपको डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। डायपोल के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसके बारे में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये बहुत 2 पॉइंट चार्ज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, थ्योरी, सिंपल थ्योरी। फ्री चार्जेस क्या होते हैं, बाउंड चार्ज, सिंपल थ्योरी आएंगी, एक या दो नंबर की मोस्टली। डायलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सब थ्योरी पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं आता है। न्यूमेरिकल जो आएगा सिर्फ आपका कैपेसिटर से आया, कैपेसिटर इस पूरे पोर्शन से देख रहा हूँ, नीचे से लेके यहाँ तक का भाई, जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा कैपेसिटर है, ये पूरा का पूरा कैपेसिटर है, और इसका कैपेसिटेंस हो गया। इनसे सिर्फ बनते हैं आपके न्यूमेरिकल, ओनली ओनली न्यूमेरिकल। आप देखोगे इस करोगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी क्या होंगे, कैपेसिटर दिया रहेगा दो, या तो सीरीज में या पैरेलल में, बोलेगा यहाँ पे चार्ज इतना है, यहाँ वोल्टेज इतनी, बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है कैपेसिटर से, खास क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। जितनी भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको वो प्रैक्टिस करने हैं, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये थ्योरी, थोड़ी बहुत थ्योरी है इसमें, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो उसका एक्सप्रेशन आता है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ अपॉन एम, ये एक्सप्रेशन होगी, इसका डेरिवेशन कैसे आया ये भी पूछते कई बार, ठीक है। और ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ के बारे में हो गया, ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे, सिर्फ मतलब कॉन्सेप्चुअल पढ़ते जाइए, ये नहीं आपको लर्न करते हुए जाना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। अच्छा, एक रिलेशन होता है करंट वो वाले में, आई इजिकल टू एन वी डी ई, करंट और मोड वेलोसिटी में, वो डेरिवेशन आप करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार न्यूमेरिकल्स में कई बार वो डेरिवेशन में एक्सप्रेशन ड्राइव करने को भी बोल देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, पावर को, ये सब न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट हैं, इन सबसे न्यूमेरिकल बनते हैं, एक या दो नंबर के। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, ये आपको देना है। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टी इज इक्वल टू आर टी नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ये बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि टेम्परेचर अभी इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, टेम्परेचर इतना बढ़ा तो कितना हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमें यहाँ पे ध्यान देने हैं, डिपेंडेंस वाले। सेल के बारे में हो गया, सेल से क्वेश्चंस बनते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। अच्छा, सेल के क्रॉस पोटेंशियल भी पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन इससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे खासे आते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं।
और कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो दो रूल हैं, एक केवीएल है और केसीएल है। इनको आप अच्छे से कर लेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केवीएल केसीएल करना नहीं सीखा, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के जो रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन हैं कि आर एक आर दिया है, 2 आर दिया, बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज को ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल में करता है काम। हाँ, आपके प्रैक्टिकल्स में आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो फिजिक्स की थ्योरी पेपर में आपको एक रेजिस्टेंस डायग्राम दिया रहेगा, आपको उसको उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चैप्टर में बचते हैं, हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ में ऑर्सर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, सिंपल थ्योरी क्या होता है, बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में पूछता है, थ्योरी क्या है। इनका एक कमी रहता है कि बायोट-सावर्ट कोई आपसे पूछेगा कम कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। वो अगर बायोट-सावर्ट लॉ पूछेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। हाँ, इस बायोट-सावर्ट लॉ से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि एक सर्कुलर वायर, उसका रेजिस्टेंस वो निकालो, मतलब वहाँ पे सॉरी उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन का यूज़ होता है। ठीक है? तो बायोट-सावर्ट लॉ हो गया और ये जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ हो गया, इनका यूज़ करके जो डेरिवेशंस ड्राइव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते हैं। सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड की थ्योरी हो गई, सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल भी, ये जो फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, कि सेंटर पे कितना होता है और एजिस पे कितना होता है, बाहर कितना, वो इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ते चले जाना। सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लोगे, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी है। बेसिकली सोलेनॉइड से न्यूमेरिकल ही आता है, कुछ नहीं आता है। एक टॉरॉइड भी था, मेरा टॉरॉइड अब 4 से हट चुका है। अब है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ यूनिफॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये डेरिवेशन में थोड़ा कमी आएगा, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हो गया और इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो ये ध्यान, एफ आईबीएल साइन थीटा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तारे हैं, बीच में करंट फ्लो करी, बीच में फोर्स लग रहा है, ये डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई, और न्यूमेरिकल भी, दोनों अच्छे से करके जाना पड़ेगा आपको, स्किप नहीं कर सकते, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क का एक्सप्रेशन ट्रैक करना, मेरे फील्ड में टॉर्क जो एनआईबी साइन थीटा होता है, ये भी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राइव करना पड़ेगा और न्यूमेरिकली ये में पूछ सकता है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको समझाना पड़ेगा करंट डायपोल काम करता है, इसका फिगर हो गया, तो भी आपको ड्रॉ करना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी थ्योरी है भाई, ये पूरी थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, पूरा थ्योरी, मूवी पीएमसी कह सकती है, पीएमसी बोलते हैं उसको तौर से, कैसा काम काम करता है। अच्छा, इसका कन्वर्जन होता है कि एमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट होता है। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं भाई, ये न्यूमेरिकल करके जाना इस, और खास तौर से एमीटर बहुत ज्यादा आता है, एमीटर में से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आएंगे इस पार्ट से। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो करंट सेंसिटिविटी का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, करंट सेंसिटिविटी बताओ, 1/IFS हो जाती है ये फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का, यही पूछेगा आपको एक बार, तो ध्यान रखना आपसे, ये दो चीजें न्यूमेरिकल में पूछ देता है। अच्छा, तो चैप्टर 5 है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट हो गए। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि बार मैग्नेट एंड एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, इसका डेरिवेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग बहुत है, बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, बी कितना होता है, ये सिमिलरली इलेक्ट्रिक डायपोल का ही कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायपोल पढ़ते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होते हैं हमारे नॉर्थ साउथ, उनके बीच डिस्टेंस ये है। तो मैग्नेटिक डायपोल का इसका कॉन्सेप्ट है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और थ्योरेटिकली पूछ सकता है। ये इसके डेरिवेशन है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट है, डिप्टो वही कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक डायपोल का, और हमें दो एक्सिस पे, एक हमारा क्या बोलते हैं ये वाला एक्सिस होता है प्लेन एक्सिस, और एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। दूसरा है हमारा टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये भी पढ़ना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल फॉर्म आ सकता है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ के जाना, बहुत बार आती है एग्जाम में, कोई भी एक प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है या सारी प्रॉपर्टी को एक साथ पूछ सकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इन तीनों में डिफरेंस आ सकता है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, आपको इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेरा का एग्जाम्पल्स क्या है, डाया का एग्जाम्पल क्या है, ये सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएंगे, सिंपल थ्योरी आएगी
वो आपको थ्योरी कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फैराडे के जो लॉज है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, इसके बारे में थ्योरी आती है। और इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है और इसका डेरिवेशन भी कई बार आ जाता है कि ये फॉर्मूला कैसा है। साथ साथ लेंज लॉ हो गया। लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो माइनस साइन आता है ये लेंज लॉ की वजह से आता है, तो ये पढ़ना है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मुलेज होते हैं, इसके फॉर्मुलेज होंगे। इसमें जो पोर्शन है ये बेसिकली न्यूमेरिकली आता है। इसमें जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन कम रहते हैं, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि यहाँ पे अगर हमने इसको चेंज किया, मैग्नीट्यूड चेंज किया तो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा। तो इन फिनोमेना से जो मैंने बताया आपको, यहाँ से तो थ्योरी है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है, लेंज लॉ है, इनमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है इन इस पार्ट से, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस से, ठीक है। अब आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आरएमएस वैल्यू को निकालने का जो डेरिवेशन होता है, जब हम ड्राइव करते हैं तो आरएमएस वैल्यू आती है वीएम बाय रूट टू आती है। कितनी आती है? वीएम बाय रूट टू आती है। इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये डेरिवेशन आप अच्छे से करके चले जाना। और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि आपको आरएमएस दी होगी, मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम दी रहेगी, आरएमएस पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंस और इंपिडेंस के कॉन्सेप्ट हैं, इनसे सब न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंस किसका होता है, इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है, ओमेगा एल होता है, 2 पाई एफ एल होता है, कैपेसिटेंस का 1/2 पाई एफ सी होता है, इंपिडेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एलसीआर सर्किट को अच्छे से पढ़ के जाना। इसका फेजर डायग्राम होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है। सिर्फ इसके फेजर ही है और कुछ नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं, फेजर पढ़ना है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कब आता है, रेजोनेंस में क्या कंडीशन होती है, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वगैरह वगैरह। पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। पावर फैक्टर की डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी, बहुत बार एग्जाम में आती है। इवन अगर आपका वाइवा का एग्जाम है वहां भी हो सकता है। पावर फैक्टर निकालना भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका cos फाई या फिर एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। वॉटलेस करंट होती है आई साइन फाई, ये भी पढ़नी है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। सिंपल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, सिंपली थ्योरी और कुछ नहीं इसमें, सिंपली थ्योरी है कि आपको थ्योरी पढ़ के जानी है। न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, एज इट इज इनके डायग्राम हो गए और थ्योरी भी इनके बारे में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत छोटा चैप्टर है ये, इसको आप चाहो तो मेरी तो मान लो लास्ट में पढ़ना, कवर करना है इसको। इसमें से थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट आते हैं और एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। और लाइट की स्पीड का होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इसके बारे में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी का इसमें बहुत है कि इसकी एप्लीकेशंस है कि इन वेव्स का कहाँ यूज होता है, इनकी रेंज कितनी होती है वगैरह, यूवी रेज का, एक्स रेज का। तो ये थियोरिटिकल है और इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो आपको इसको, मेरी माने तो आप बच्चे कई बार इसको नहीं पढ़ते, बट इसको पढ़ लो आप, लेकिन लास्ट में कवर करना, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी आप बीच में पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो लास्ट में इसको कवर कर लेना। हाँ, अगर आपका कोर्स सारा हो चुका है तो लास्ट आप सारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसको लास्ट में क्या बोलते हैं, पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी पहली बुक कंप्लीट लगभग हो गई है तो आपको सीधे जो दूसरी बुक कवर करनी है वो सीधे ऑप्टिक्स में ही आना है। ऑप्टिक्स में हमारे दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन के बारे में, इसमें लेंस फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, ये पढ़ना है आपको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इससे थ्योरी भी बन सकती है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से कॉन्सेप्ट हो गए। रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन के डेरिवेशन, ये सब डेरिवेशन, थिंग्स फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट से, यहाँ से जो रहेगा डेरिवेशन हो गया, साथ के साथ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन हो गया, पावर ऑफ द लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस हो गए। जो अगर हम लेंस को जोड़े तो उनकी पावर क्या हो जाती है, अगर दो कॉन्वेक्स लेंस है तो उनकी पावर कितनी होगी, दो कॉनकेव है उनकी पावर कितनी होगी, अरे चाहे कॉन्वेक्स है कॉनकेव, उनकी पावर कितनी होगी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म का फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लाइट आती है, ये पास होती है, तो यहाँ पे वेव फॉर्म बनाते हैं, एंगल निकालते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली दो टाइप का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक सिंपल होता है और एक क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। आपको दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। और
जो सिंपल तो ठीक है नॉर्मल रहता है, कंपाउंड बहुत ज़्यादा आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। इनके जो फॉर्मूले हैं, लेंस दो लेंस के बीच की दूरी हो गया, और बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं कि फोकल लेंथ कितनी है, पावर कितनी, वो सब आपको पढ़ना है। और ये आपको अच्छे से पढ़ना है विद द फिगर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके फॉर्मूले कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इनकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है जिसमें दो मिरर का यूज करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, वो आएगा तो 2 या 3 नंबर में आ जाएगा। थ्योरी बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। वेव्स ऑप्टिक में जो हाइजेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाइजेन प्रिंसिपल कई बार 2 नंबर में पूछ देता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द प्लेन वेव, हाइजेन प्रिंसिपल की हेल्प से आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करना पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में फट से आ जाता है, तो आप प्रैक्टिस करके जाना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो याद हो जाता है। नेक्स्ट इंटरफेरेंस है। इनके फॉर्मूले आपको पता है, नो डेरिवेशन, खाली फाइनल एक्सप्रेशन। तो इनमें से क्या ये फाइनल एक्सप्रेशन है ना, ये सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस के लिए काम आएगा। इन्होंने लिखा है कि नो, यहीं पर अगर इन्होंने लिखा है नो डेरिवेशन, तो जाना ये टॉपिक सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस के लिए ही पढ़ा जाना है। तो इंटरफेरेंस से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वाले में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कोहेरेंट सोर्स के बारे में, सिंपल थ्योरी है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल वेट, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जैसा मतलब मान के चलो, इसमें भी आपको, अगर आप चाहो तो फॉर्मूले लर्न कर लो, मेरी बात मानो तो फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ लो, क्योंकि फॉर्मूले से ही मोटा मोटा आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। थ्योरेटिकली कम आता है, थ्योरेटिकली इतना आता है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती है, इतना इतना पूछता है। बड़े लेवल पे आपसे इतना कुछ घुस घुस के वो नहीं पूछेगा। हाई विड्थ और सेंट्रल मैक्सिमा, इसका फॉर्मूला पढ़ लेना आप। और क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब थियोरेटिकली पढ़ लेना हल्का फुल्का, और उसके फॉर्मुलेस पढ़ लेना। डेरिवेशन इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले के जो हमारे लिए, जो आपका, अगर आपके पास पुरानी फिजिक्स की बुक होगी, तो उसमें इनके डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन होंगे। पर आपको डेरिवेशन कवर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना है। इसके भी फॉर्मूले पढ़ना है, उसके भी फॉर्मूले पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपकी जो डेरिवेशन, जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है, वो इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू द डिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि डिफ्रैक्शन, सॉरी, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आपस में क्या डिफरेंस है, ये भी पढ़ लेना आप। ये के बारे 1-2 नंबर का एग्जाम, मतलब 3-4 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, डिपेंड कर रहा है पेपर कैसा है, पर आ जाता है। ड्यूल नेचर चैप्टर है, थ्योरेटिकली चैप्टर है, पूरा का पूरा थ्योरी है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये वेव, मैटर, पार्टिकल्स और डी ब्रॉगली रिलेशन है। इससे कई बार न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, बट पूरा बाकी तुम्हारा पूरा क्या थ्योरी है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हर्ट्ज एंड बिलार्ड्स ऑब्जर्वेशन हो गया, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक पार्टिकल, ये मल नेचर हो गया, और ये सब दे और आप थ्योरी। आप इसको क्या करना है, लर्न करना है, लर्न हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। यहाँ से न्यूमेरिकल बेसिस बनते हैं। तो ये डी ब्रॉगली का एक रिलेशन होता है, वो आपको पढ़ लेना है। उसका छोटा डेरिवेशन भी है, वो भी कर लेना है। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेना। डेरिवेशन भी है, उससे न्यूमेरिकली बनता है, तो बहुत छोटा, ये पढ़ के जाना। बाकी सारा चैप्टर थ्योरी है, आपको पढ़ना है। अगला है हमारे पास क्या, अगला है हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स न्यूक्लियाई कुछ और, ये जो एटम्स वाला चैप्टर है, ये टोटली 11th की केमिस्ट्री है। अगर आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी हुई, तो दुख तो वही है, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में है। जैसे उसने हाइड्रोजन मॉडल लिया था, बोहर मॉडल में क्या हुआ था, उसका nth जो रेडियस था, उसका रेडियस कितना था, वेलोसिटी कितनी है। ऑल दो ये सब फेल हो गया था। आपको आपको पता होगा कि स्कॉन्डियर ने जो रदरफोर्ड मॉडल था, सॉरी, ये जो बोहर मॉडल था, ये फेल हो गया था। और स्कॉन्डियर फिर ने नया, मतलब स्कॉन्डियर का रूल आया था। बट तब तक का उसने बहुत सारी चीजें दी थी। उसका फेलियर क्यों हुआ था, फेलियर होने में इसके 2 रीजन थे। एक था, ये क्या बोलते हैं, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, और वो ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इनकी वजह से फेल हुआ था। बट इसने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, उनका यूज करना है कि अगर nth इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला बेस है, लर्न करना है। ये थ्योरी है, ये 11th की केमिस्ट्री अगर आपने लर्न करी वही है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। न्यूमेरिकल्स के चांस कम कम रहते हैं। हाँ, ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो उसके अंदर कितनी नई स्टोरी, फॉर्मूला पढ़ लेना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई की सिंपल है। इसमें से मास एनर्जी रिलेशन हो गया, इसको स्क्वायर है गया, मास डिफेक्ट हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल हल्के छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वेरिएशन मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन के बारे में पूरी थ्योरी है।
यहाँ से आप पूरी थ्योरी, इसको आपको थ्योरी में कवर करना है। इसके यहाँ पे न्यूमेरिकल मास डिफेक्ट वाले पोर्शन से, बाइंडिंग एनर्जी से, और यहाँ से यहाँ बेसिकली क्या है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, छोटे 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 में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो आ जाते हैं। और इस पोर्शन से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये सिंपल थ्योरी वाला पोर्शन है, वैसे ये आता नहीं है, अगर आप चाहो तो उसको स्किप कर दो, बट थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। यहाँ से सिर्फ इतने ही पोर्शन जितना आपको मैंने मार्क्स करा, यही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत इजी है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का पढ़ लेना, कुछ नहीं, मतलब डायग्राम बनाने, 3 डायग्राम बनते हैं इसके। ऐसा एनर्जी बैंड, ये नीचे वाला बैलेंस बैंड होता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है। इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं हम, ये डिफाइन करते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सिंपली थ्योरी और कुछ नहीं, बहुत इजी थ्योरी है इसकी, बहुत सिंपल, बहुत इजी थ्योरी है। ये प्योर फॉर्म होता है, ये इम्प्योर फॉर्म होता है, इसमें मिलावट होती है। ये यहाँ से फिर दो निकलते हैं मिलावट वाले, पी और एन टाइप, यहाँ पे होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है, पी एन जंक्शन की। पी एन जंक्शन बेसिकली हमारा क्या है, डायोड है, ठीक है। और ये डायोड के बारे में हमें यहाँ पे पूरा इसमें कवर करना पड़ता है, सिंपल ही है। वैसे डायोड के बारे में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि ये पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, इसमें डिप्लीशन लेयर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार अब आता है कि डायोड एक्सप्लेन व्हाट इज डायोड, तो साथ साथ वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पूछ देता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड वाली और एक होती है रिवर्स वाली। फॉरवर्ड वाली में जहाँ पे उसमें उसका वो आता है, नी वोल्टेज आती है 0.7, उसके लिए पॉइंट जर्मीनियम 0.3, और रिवर्स वाली में तुम्हारा उसका ब्रेकडाउन होता है, वो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन है डायोड की, कहाँ का यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है डायोड एज अ रेक्टिफायर। दो टाइप का रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें आपको सिर्फ इनकी थ्योरी वोरी पढ़नी है और कुछ नहीं, सिंपली क्या होता है, कैसे बनता है। क्योंकि जो डायोड होता है वो हमारा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइड, ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होता है। फॉरवर्ड साइकिल में, फॉरवर्ड साइकिल अगर पॉजिटिव साइकिल होगी तो फॉरवर्ड बाइस होता है, रिवर्स साइकिल होती है तो रिवर्स बाइस हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो ऑन या ऑफ होता है, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमें क्या करना है, इसमें कवर करना है। वैसे पहले इसमें क्या होता था कि जो ये सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, इसमें गेट्स भी होते थे, लेकिन अब गेट्स आपके नहीं है, वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये था फिजिक्स के बारे में इतना। अच्छा, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक को यूज करना है तो मैं तो, पहली बात, अगर आपको सिर्फ मतलब 12th लेवल तक ही पढ़ना है, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आना है, तो मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी पे जाओ। एनसीईआरटी इज बेस्ट, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपके नोट्स हैं, नोट्स पढ़ो, और साथ साथ एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो, और एनसीईआरटी के पीछे की जो न्यूमेरिकल्स है उनको कर लो, बहुत है, मोर देन इनफ है। बट फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हो और सीखना है, तो कुछ कुछ बुकें ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे मैं तो अगर रिकमेंड करूंगा तो प्रदीप भी बढ़िया बुक है, प्रदीप भी ठीक है, आप प्रदीप पढ़ते तो ठीक है। एस एल अरोड़ा है, वो भी ठीक बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी होते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम के। साथ ही साथ एबीसी आती है, वो बुक भी ठीक है। बट ये आप तब प्रेफर करो अगर आपको किसी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं कहीं बुक करना प्रेफर करना मैं जाना है। अगर आपको कॉम्पिटिशन सिर्फ 12th की लेवल तक पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज बेस्ट, इसको ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, पेपर पूरा इसी से बनता है। और पीछे के जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो पूरे कंप्लीट करके जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कोई भी एक बुक ले लो, तीनों बुक मत लेना, क्योंकि तीनों बुक कोई भी नहीं पढ़ पाता है। हमेशा एक बुक को उठाओ। अगर आप कोई एक बुक पढ़ रहे हो तो आप ये करो, फिर एनसीईआरटी प्लस इसको पढ़ लो, ये और ये दोनों इसको कवर कर लो, बहुत है। जब मैं 12th में था तो मैंने एनसीईआरटी प्लस प्रदीप पढ़ी थी, दोनों ही कवर करी और कुछ मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। चलिए, आज के लिए फिर इतना ही। आज हमने जाना कि फिजिक्स में जो हमारा जो 12th का जो फिजिक्स है उसमें क्या क्या कैसे कैसे सिलेबस है, क्या क्या था। आई होप आपको मैंने जो समझाया समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।